साल 1896 में बॉम्बे एक ऐसा शहर था जिसके पास में बिल्कुल भी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं था। इसके कारण इसी साल इस शहर को ब्यूबोनिक प्लेग जैसी बीमारी ने चपेट लिया और इसके वजह से ब्रिटिशर्स को उस समय पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस ड्रेनेज की समस्या को मिटाने के लिए बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि वो लोगों को बेहतर हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे जहां पर ड्रेनेज सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक शॉर्ट साइटेड नजर रखते हुए जितने घर वो बना सकते थे उससे कई ज्यादा घर गिरा दिए और लोगों को बेघर कर दिया। कुछ समय बाद में जब बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कुछ जो घर बनाए थे, जो चॉल्स बनाई थी, उनके अंदर सारे बेघर किए गए लोगों को घर वो नहीं दे पाई, तो उसके बाद में इन लोगों ने इन्हीं चॉल्स के आसपास में झुग्गियां बनाना शुरू कर दी और यही मुंबई के पहले स्लम्स बने। आज के डेट में भी जो BIT चॉल्स बॉम्बे में नजर आती है, यही वो जगह है जहां पर पहले ये झुग्गी बस्तियां बॉम्बे में बसना शुरू हुई थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने एक चीज समझ ली कि शहर की बढ़ती जनसंख्या, लेबर डिमांड, लैंड वैल्यू, इन सारी चीजों को कैलकुलेशन में रखते हुए एक चीज वो बहुत अच्छे से कर ये सकते हैं कि काफी इजीली लोगों को कोई अच्छा घर देने के बजाय उन्हें वेयर हाउस कर सकते हैं, उन्हें बहुत छोटे और अनकंफर्टेबल जगह पर भी रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिसमें उनका ज्यादा फायदा होगा और ये स्लम्स को प्रमोट करने लगा। लेकिन 21st सेंचुरी शुरू होने के 20 साल बाद में भी आज के डेट में बॉम्बे की 51% पॉपुलेशन स्लम्स के अंदर ही रहती है, जबकि पूरे के पूरे बॉम्बे का सिर्फ 9% लैंड एरिया स्लम्स के अंदर आता है। तो ये संख्या इतने बढ़ कैसे गई? इसके जिम्मेदार आजादी के बाद में कौन थे? इसका सॉल्यूशन क्या है? पॉलिटिक्स और बिल्डर लॉबी का इसके अंदर क्या हाथ है? सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। मुंबई के स्लम्स को एक छोटी वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए मे बी कई घंटों की डॉक्यूमेंट्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की लिए कोशिश करूंगा कि बॉम्बे के स्लम्स आए कहां से, इन्हें हटाया क्यों नहीं जाता या फिर इन लोगों को फिर से रीहाउस क्यों नहीं किया जाता और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस करेंटली हमारे सामने है। मुंबई में 20th सेंचुरी में स्लम्स की समस्या जब स्टार्ट हुई तब मुंबई के वर्कर्स को सस्ते ऑप्शंस चाहिए थे रहने के लिए। उन्हें वेयर हाउस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, BIT चॉल्स, BDD जेल्स को कन्वर्ट करके चॉल्स बनाया जाना, ऐसे कुछ दूसरे मिल्स और बड़ी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के द्वारा चॉल्स का निर्माण किया जाना, ये चीजें शुरू हुई। सारे के सारे लोगों को घर न देने की वजह से यहाँ पर झुग्गियों का बसना शुरू हुआ और गवर्नमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, स्पेशली ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनके पैसे लगे बिना यहाँ पर वो लोग रह पा रहे थे, अपने काम पर आ रहे थे, जो सस्ता लेबर प्रोवाइड करते थे। अब बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। जैसे जैसे 20th सेंचुरी में समय गुजरता गया तब बॉम्बे एशिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में से एक बन गया। यहाँ पर दिक्कत ऐसी थी कि बॉम्बे एक पेनिनसुला था, 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण ये बाहरी तरफ फैल नहीं सकता था और लैंड वर्सेस पॉपुलेशन की समस्या यहाँ पर पहले से आने लगी। ज्यादातर लोग इसी चीज को मेन कल्प्रिट मानते हैं कि क्योंकि मुंबई में जमीन नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड जमीन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठीक से घर नहीं बन पाते, घर महंगे हो जाते हैं और इसके स्लम्स बनते हैं, इसका रीजन मानते हैं। लेकिन ये चीज ऑब्वियसली एक फैक्टर है, लेकिन मेन पॉइंट नहीं है। अब जब इंडिया आजाद हुई थी तब इंडिया ने एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होने का डिसीजन लिया, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी और प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा पूरे के पूरे देश के फंक्शनिंग पर। लेकिन इस समय पर भी गवर्नमेंट ने ठीक से कोई फंक्शन किया नहीं और कभी भी प्रॉपर वेल मेंटेन्ड अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट दे नहीं पाई। इसी के चलते जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे मुंबई के अंदर अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, वैसे वैसे चीजें बदलती गई। लोगों को ज्यादा रहने की जरूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लैंड बॉम्बे के अंदर कैप्चर हो गया और जिस एरिया के अंदर ज्यादा लोग रह सकते थे वहां पर लग्जरी कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्रीज, स्टूडियोज, इन जैसी चीजें बनने लगी। और आज की डेट में जो लैंड की डिमांड है और जो करेंटली हाउसिंग मार्केट के अंदर प्राइसेस देने के लिए कंपटीशन है, जो सेलेबल रेट्स बिल्डर निकाल पाते हैं, उसके कारण एक एवरेज घर की कीमत अगर पूरे बॉम्बे के हिसाब से देखे तो 23,000 से लेके 29,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में जाती है। यानी एक एवरेज 1 BHK भी अगर आप मुंबई में खरीदने की आज की डेट में कोशिश करते हो तो 1.5 करोड़ रुपीज आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं पूरे के पूरे बॉम्बे के एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ एरियाज में आपको थोड़ा बहुत सस्ते में घर मिल जाएगा, जबकि कुछ एरियाज में इससे भी ज्यादा महंगे घर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है सप्लाई और डिमांड। अभी फिलहाल जो देखा हुआ सिनेरियो, इससे ऐसा लगता होगा कि घरों की सप्लाई और डिमांड में कमी है जिसकी वजह से रेट्स ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात बिल्कुल भी फैक्टर नहीं करती। करेंटली मुंबई के अंदर जितने घर है उसकी वजह से इजीली मुंबई की हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो नए कंस्ट्रक्शंस है, जो नई बिल्डिंग्स आज बॉम्बे में बन रही है, उनमें 2 लाख अनसोल्ड घर है, यानी इतने घरों के अंदर कोई नहीं रहता, जबकि 6 लाख से ज़्यादा घर पिछले 3 साल में बिके हैं जिनके अंदर कोई नहीं रहता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस की वजह से खरीदा गया था। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 8 से लेकर 10 लाख घर मुंबई के अंदर ऐसे हैं, पूरे MMR रीजन में ऐसे हैं जो किसी को रहने के लिए अवेलेबल है नहीं, बस खाली यूनिट्स की तरह ये पड़े हैं। यानी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मुंबई के अंदर ऑलरेडी कई सारे घर मौजूद है। इसके अलावा घरों के खाली होने के पीछे एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है मुंबई के अंदर, वो है बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट, जो पहले साल 1939 में लिखा गया था, फिर 47, फिर 69 और लास्टली 99 में कन्वर्ट किया गया था और बाद में इस साल भी। प्रॉब्लम यह है कि इस एक्ट के अंदर किया यह गया है कि बॉम्बे के कई सारे एरियाज में जहां पर हाउसिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहां पर रेंट्स को या किराए को फ्रीज कर दिया गया है, उन्हें स्टेबल कर दिया गया है 1969 साल के रेट के भी पहले, जो कि ऑब्वियसली उस समय पर बहुत कम हुआ करता था। लेकिन इसकी वजह से जो घर मालिक है उन्हें आज के डेट में ये घरों को रेंट पर देना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर वो इन घरों को किराए पर देते हैं तो उसके लिए जो टैक्सेस उन्हें देने पड़ेंगे, जो मेंटेनेंस उन्हें देना पड़ेगा, कुछ बिल्स उन्हें देने पड़ेंगे, ये चीज़ें रेंट से बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाएगी। और इन सारी चीज़ों के बजाय सिर्फ उस घर को खाली पड़े रहने देना ही उनके लिए एक बेटर ऑप्शन निकल कर आता है। और इस रेंट कंट्रोल एक्ट की वजह से कई सारे और घर खाली पड़े हैं मुंबई के अंदर। स्पेशली अगर आप सदर्न मुंबई में घूमते हो तो आपको कई सारे ऐसे बंगलोज, पुरानी बिल्डिंग्स और कई सारे ऐसे घर नजर आएंगे जो ऐसे खंडर की तरह बन गए हैं, खाली पड़े हैं, और उनके पीछे ये रेंट कंट्रोल एक्ट जिम्मेदार है। तो अभी इन 2 पॉइंट से हम ये समझ गए कि मुंबई में प्राइसेस ऊपर नीचे हुए हैं सप्लाई डिमांड की वजह से। सप्लाई डिमांड के पीछे का रीजन है कि कई सारे घर बिक तो गए हैं लेकिन खाली पड़े हैं, और जो लोग एक्चुअल में घर खरीदना चाहते हैं वो ये एवरेज 1.5 करोड़ रुपए की कीमत चुका नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें हाउसिंग मार्केट को स्क्वीज कर दी है और रेट्स ऊपर जाते हैं, जिससे स्लम्स बचते हैं। और इसके अंदर एक दुखद बात ऐसी है कि इस चीज को करवाने के लिए पॉलिटिशियंस, बिल्डर लॉबी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारों का स्वार्थ होता है। आगे ये चीज कैसे होती है, कैसे इस चीज को मैनिपुलेट किया जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ऐसे स्लम्स बसने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आज भी मुंबई के 51% से ज्यादा पॉपुलेशन को करना पड़ता है। पुअर सैनिटेशन, हाइजीन का ठीक से ना होना, वाटर सप्लाई की समस्या, ये सारी चीजें स्लम्स के अंदर आज भी आम समस्या है। मुंबई की ही कंपनीज, इनफैक्ट कई बार बहुत बड़े बड़े और कई सारे पॉश और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग भी अच्छे खासे इनकम होने के बावजूद स्लम्स में ही रहते हैं। इन्हें ये सारी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज अपने शहर की कंपनीज को प्रोवाइड करने के बावजूद इन्हें कई लोग एनक्रोचर्स कह देते हैं, जबकि इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि शहर का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन यहीं पर रहता है और इनके जरिए ही बहुत ज्यादा इकोनॉमी का हिस्सा चलता है। इसके वजह से स्लम्स के अंदर क्राइम रेट्स भी बहुत ज्यादा होने लगते हैं। और इसी में से एक व्यक्ति थे रमन राघव, जिनके बारे में कुकू FM पर आप सुन सकते हो, जो मुंबई के मिल में काम करने वाले एक आम नागरिक थे और देखते ही देखते 41 मर्डर्स वो कर बैठे। कुकू FM पर इसकी पूरी कहानी आप संक्षेप में सुन सकते हो। और जैसे मैंने पहले कहा है, कुकू FM एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपके सारे लिसनिंग नीड्स के लिए क्वालिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस और जॉनरास में ओरिजिनल कंटेंट आपको एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर प्रोवाइड कराता है। डॉक्यूमेंट्रीज हो, इंटरव्यूज हो, पॉडकास्ट हो, स्टोरीज हो या फिर बुक्स, सारी की सारी चीजें आप कुकू FM पर इजीली सुन सकते हो, और वो भी एक क्वालिटी एक्सपीरियंस के साथ में। पिछले कई महीनों से कुकू FM ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे मैं भी यूज कर रहा हूँ और इसका कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप भी रमन राघव की पूरी कहानी जानना चाहते हो या कोई भी दूसरे टॉपिक के बारे में और चीजें जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के जरिए आप कुकू FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो और कूपन कोड PT20 इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 319 रुपीज में सारी की सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो, जो एक डिस्काउंटेड प्राइस है। यानी पर डे आपको 1 रुपीज से भी कम में कुकू FM की सर्विसेज मिल जाएगी अगर आप कोड PT20 इस्तेमाल करें तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कुकू FM डाउनलोड करें। अब हम ये समझिए कि स्लम्स के पीछे का कारण क्या है, लेकिन ये स्लम्स गवर्नमेंट ठीक क्यों नहीं करती या फिर इस हाउसिंग मार्केट को गवर्नमेंट अफोर्डेबल क्यों नहीं बनाती। तो यहीं पर बिल्डर और पॉलिटिशियन लॉबी बाहर आती है। स्लम्स की समस्या मिटाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया भर के कई सारे शहरों ने ये सक्सेसफुली कर दिखाया है। सिंगापुर इसका एक प्राइम एग्जांपल है। लेकिन इंडिया के अंदर और स्पेसिफिकली मुंबई के अंदर जानबूझ के स्लम्स को हटाया नहीं जाता, क्योंकि अगर स्लम्स को हटा दिया जाए तो बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब चीजें समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे करती है।
स्लम्स को ठीक करने के लिए मुंबई ने एक स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम निकाली है जिसे SRA कहा जाता है। इसके अंदर होता यह है कि अगर कोई बिल्डर किसी स्लम को अप्रोच करता है तो वो जो पूरी जमीन जिसके अंदर वो स्लम बसा है उसके 20% भाग में स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए बेसिक घर वो बनाकर दे सकते हैं। जनरली ये घर सिर्फ 300 स्क्वायर फीट के होते हैं, जबकि बचे हुए 80% जमीन पर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट से डेवलप करते हैं जिनमें घरों की साइज बड़ी होती है, काफी फीचर्स इनमें होते हैं और महंगी कीमतों पर इन्हें बेचा जाता है। इनिशियली इसके बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो काफी सही प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ दूसरी चीजें भी चलती है। अब यहाँ पर पहली दिक्कत ये है कि जो स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए 20% में बिल्डिंग्स बनती है वो बहुत कम, या आप कह सकते हो बिना किसी स्टैंडर्ड्स के बनाई जाती है। ना इनके अंदर सफिशिएंट स्पेस होता है, ना ओपन स्पेसेस होते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन भी इनका बहुत बेकार होता है। पानी, ड्रेनेज, सीवेज सारी चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। बेसिकली आप कह सकते हो RCC और कंक्रीट से बने हुए मल्टी लेवल स्लम्स ही ये होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव नहीं हो पाते। बहुत मार्जिनली चीज़ें चेंज होती है और ऑलमोस्ट स्लम्स में रहने की तरह ही होता है। लेकिन एक चीज़ की वजह से हो जाती है कि कंपैरेटिवली स्लम्स से ये चीज़ें रेगुलराइज होती है, जिसके कारण इन्हें सेल कर पाना ईजी हो जाता है। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब इसके बाद में दूसरी बात कि किस तरीके से इस स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का बाय प्रोडक्ट चीज़ों को और बेकार बनाता है। 80% लैंड के एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20% में शिफ्ट किया जाता है, यानी जो एक 100% एरिया में रह रही जमीन थी उसे 20% में एडजस्ट किया, यानी पहली बार शहर की डेंसिटी उस 20% में और ज्यादा बढ़ गई। अब जब लग्जरी अपार्टमेंट्स इन बचे हुए 80% लैंड पर बनते हैं तो वो कोई एफिशिएंट लैंड यूजेज नहीं होता है। सो बेसिकली लग्जरी प्रोजेक्ट्स में हो ये रहा है कि जहां पर मे बी 6 से 7 लाख लोग इजीली रह सकते थे, वहां पर सिर्फ 15-20 हजार लोगों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि डेंसिटी का एक बहुत खराब इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि ये घर बड़े होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं, कई सारे फीचर्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर घर ऑब्वियसली महंगे भी बिकते हैं और मुंबई के अंदर जहाँ पर और अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत थी वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन पाती। बेसिकली आप समझ लो कि इन लग्जरी प्रोजेक्ट्स की वजह से ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट की रेट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और मुंबई में इन्हें खरीदने वालों की कमी नहीं है। साथ साथ जो ये 20% जमीन पर SRA बने हैं, ये रेगुलराइज होने की वजह से लोग इन्हें बेच सकते हैं, और क्योंकि कीमतें ज्यादा अच्छी मिलती है कंपेयर टू जो स्लम वाले घर थे, तो इनके अंदर घरों को बेचकर निकल जाना 6 साल बाद, 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन देती है तो वो रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद में काफी ज्यादा आम बात है। और कई बार बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस खुद इनके अंदर घर लेकर बेचते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट्स पर। और बिल्डर्स स्लम्स चाहते हैं मुंबई में हो, क्योंकि सिर्फ 20% लैंड पर कुछ लोगों के लिए घर बनाने की वजह से मुंबई जैसे शहर के अंदर इन्हें 80% लैंड फ्री में मिल जाता है। जिस लैंड की कीमत कई हजार करोड़ में हो सकती थी, वो कुछ 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर घर बना देने की वजह से बिल्डर्स इजीली पा सकते हैं। और ये स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए इजीली गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज, पॉलिटिशियंस सारे लोग अपना अपना कमीशंस लेते हैं। इनफैक्ट मुंबई के अंदर होता यह है कि कई बार खुद के पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स करते यह है कि कोई भी जो एम्प्टी गवर्नमेंट का प्लॉट होता है, कोई भी अनरेगुलेटेड या अनदेखा हुआ जमीन होती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वहां पर खुद से स्लम्स बसाते हैं, वहां पर झुग्गी बस्तियां बसाते हैं और बाद में इन्हीं स्लम्स की जगह पर रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जहां पर इन प्रोजेक्ट्स के जरिए गवर्नमेंट लैंड को क्लियर करने की चीजें बताई जाती है। गवर्नमेंट लैंड बिना किसी कीमत दिए वो अपने अंडर ले लेते हैं और कहा जाता है कि इलीगल सेटलमेंट्स को एनक्रोचमेंट क्लियर किया जा रहा है, चीज़ों को रेगुलराइज किया जा रहा है। लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट लैंड फ्री में कई बार बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस इजीली हड़प लेते हैं। ये चीज़ मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और आज के डेट में भी होती रहती है, जिसकी वजह से मुंबई में स्लम्स कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। अगर एक जगह पर रीडेवलपमेंट किया जाता है SRA के अंतर्गत, तो किसी ना किसी दूसरे जगह पर आपको स्लम्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप मुंबई के सैटेलाइट मैप्स देखते हो पिछले 10-15 साल के, तो आपको ईजिली नजर आएगा कि ऐसे सेक्शन जहाँ पर वेकेंट लैंड हुआ करता था, जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, वहाँ पर अचानक से स्लम बस गए और कई सारे प्राइम एरियाज के अंदर ज़्यादा स्लम्स बसना शुरू हो गए हैं। बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो कि जहाँ पर भी आपको मुंबई में स्लम्स नजर आते हैं वो बेसिकली किसी बिल्डर के लिए रिजर्व्ड प्लॉट है, जहां पर कभी भी उनका जब भी मन करेगा, जब भी वहां पर उन्हें प्रोजेक्ट बनाने का मन करेगा, तो SRA के अंतर्गत 20% जमीन पर वो लोगों के लिए घर बना देंगे जो काफी खराब क्वालिटी होंगे। जबकि
80% जमीन पर वो अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे और एक आर्टिफिशियल लैंड स्कैरिसिटी भी इसकी वजह से बनती है। मुंबई के अंदर अजीब बात ये है कि 51% पॉपुलेशन जो ये आज के डेट में स्लम्स में रह रही है, ये सिर्फ पूरे के पूरे शहर के 9% ऑफ जियोग्राफिकल लैंड पर रहती है और इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो बहुत गरीब नहीं होते और एवरेज 35 to 50,000 रुपीज पर मंथ की इनकी इनकम होती है। कई सारे ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर लोग मोर देन 1 लाख रुपीज इजीली कमाते हैं हर महीने, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा आउटरीचेस मुंबई का मार्केट हो गया है, इनफैक्ट मुंबई से अगर आप बहुत दूर भी जाते हो किसी सबर्बन एरिया में, किसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के एरिया में, तो घरों की कीमतें मुंबई के सेंटर से 50-60 किलोमीटर दूर भी 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर पहुंचना एक आम बात बन चुकी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो एक जॉब करने वाले मिडिल क्लास पर्सन के लिए घर मुंबई के अंदर बाय करना एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात है। और अगर वो घर खरीदते भी है तो 20, 30, 25 साल के लिए बहुत बड़े बड़े ईएमआई के साथ में वो अटक जाते हैं, जिससे फायदा होता है बिल्डर्स का, बैंक्स का, कॉर्पोरेट्स का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे कई सॉल्यूशंस मुंबई के स्लम्स को ठीक करने के लिए रखे गए हैं, जैसे सिंगापुर मॉडल है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जिनके ऊपर बिल्कुल भी बाहरी पार्टी का कंट्रोल ना हो। लेकिन अगर एक फीजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो जो भी मुंबई के अंदर आज के डेट में लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अगर गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर कूलिंग हो सकती है। यहाँ पर बेसिकली करने की जरूरत यह है कि बड़े बड़े 1000, 3000, 4000 स्क्वायर फीट के घर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस छोड़ी गई है, बहुत ज़्यादा जगह जो है वो लग्जरी फीचर्स के लिए दी गई है, उसके बदले ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाए जहाँ पर 500-600 स्क्वायर फीट के नॉर्मल नॉन लग्जरी होम्स हो और नॉर्मल साइज के घर कई जगह पर अगर बनाया जाए और बिल्डर्स को फोर्स किया जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर वो ऐसे बड़े बड़े लग्जरी घर नहीं बना सकते, तो इसकी वजह से होगा ये कि मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में छोटे नॉन लग्जरी घरों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इनकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी तो रेट जो है वो या तो स्टेबल रहेंगी या फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू होंगे और लोग एटलीस्ट ये 500-600 स्क्वायर फीट के घर लेस देन 1 CR की कीमत पर खरीद पाएंगे। इसके अलावा जो कुछ एरियाज ऐसे हैं मुंबई के जहां पर स्लम्स होने के बावजूद घरों की साइज वगैरह अच्छी है, उन्हें रेगुलराइज किया जा सकता है जमीन के जरिए। और कुछ सेक्शंस मुंबई के, जैसे गोराई की अगर हम बात करें तो गोराई एरिया जो है मुंबई का वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल हाउस होल्ड से भरा है, जबकि ये स्लम्स नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस के जरिए मुंबई की स्लम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों के करोड़ों या हजारों करोड़ रुपए स्टेक पर है, तो ये चीज़ें होना कोई आम बात है नहीं और ये हमें फ्यूचर में मोस्टली होते हुए नजर नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा कि क्यों एक्चुअल में स्लम्स होते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, या बिल्डर लॉबी पीछे बैकएंड में कैसे फंक्शन करती है, लेकिन बेसिक्स में आपको मैंने ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर आप सिर्फ मुंबई की नहीं लेकिन देश भर की अलग अलग ऐसी कहानियां जानना चाहते हो, बुक्स सुनना चाहते हो, इंटरव्यू सुनना चाहते हो, पॉडकास्ट सुनना चाहते हो, तो कुको FM डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करना और PT20 इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आप ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पा सकते हो।